Good afternoon, students. Today we will start a new subtopic of first lesson of history, the French Revolution. And today we will learn about the abolition of slavery. One of the most revolutionary social reforms of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies. All of you know that slavery was prevalent in French society. The colonies in the Caribbean, Martinique, and San Domingo were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar, and coffee. But the reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar lands meant a shortage of labor on the plantations. So, to meet this need, what they do? The slave trade began in the 17th century. French merchants sailed from the ports and where they bought slaves from local chieftains, branded and shackled. The slaves were packed tightly into ships for the 3-month-long voyage across the Atlantic to the Caribbean. नाउ बेटा इसमें आप लोगों को कुछ कुछ वर्ड्स में अगर डिफ़िकल्टी आती है तो शैकल्ड का मतलब होता है उनको बांधना, रस्सी से या लोहे के सांकल से बांधना, उसको कहते हैं शैकल्ड. और एक वर्ड मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो वो ये एक ही वर्ड है, शैकल्ड. बराबर. और अगर कुछ डिफ़िकल्टी है तो आप फिर से पूछ सकते हो. हाँ, वॉयज का मतलब होता है समुद्री यात्रा, लंबी समुद्री यात्रा. ठीक है. तो 3 months long voyage across the Atlantic to the Caribbean. There they were sold to plantation owners, and the exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demands in European markets for sugar, coffee, and indigo. Throughout the 18th century, there was little criticism of slavery in France. The National Assembly had long debates about whether the rights of man should be extended to all French subjects, including those in the colonies. But it did not pass any laws, fearing opposition from businessmen whose incomes dependent on the slave trade. आ रहा है क्या बेटा समझ में? It was finally the convention which in 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possessions. This, however, turned out to be a short-term measure, and after 10 years, Napoleon reintroduced slavery. Plantations owners understood their freedom as including the right to enslave African Negroes in pursuit of their economic interest. Slavery was finally abolished in French colonies in 1848. अभी यहाँ पे न्यू वर्ड्स आपके किताब में दिया हुआ है, देखो बेटा. निग्रोज, अ टर्म यूज्ड फॉर इंडिजिनस पीपल ऑफ अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा. सहारा अफ्रीका के सहारा डेजर्ट के साउथ में रहने वाले लोगों को कहा जाता था निग्रोज. इमेंसिपेशन, द एक्ट ऑफ फ्रीइंग. और इमेंसिपेशन का एक दूसरा मतलब ये भी होता है बेटा, उनको ऊपर उठाना, उनका उत्थान करना. ठीक है. अब हम अभी जो हमने ये सब इंग्लिश में पढ़ा, इसको अब समझते हैं हिंदी में. दास प्रथा का
उन्मूलन। फ्रांस में क्या हुआ? दास प्रथा का उन्मूलन, मतलब दास प्रथा का उन्मूलन का मतलब होता है बेटा दास प्रथा खत्म की गई। फ्रांस में दास प्रथा कब खत्म कर दी गई? तो जब जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधार हुए, उसमें से एक सुधार था दास प्रथा का खत्म होना। अब ये दास प्रथा क्यों शुरू हो गई थी फ्रांस में? तो आपने देखा होगा कि उस वक्त जो फ्रांस से इन लोगों का व्यापार चलता था विदेशों के साथ, तो वहाँ पे क्या किन किन के साथ इनका व्यापार होता था? तो यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, इनमें क्या होता था? इनका व्यापार चलता था और इसके लिए उनको ज़रूरत पड़ती थी किसकी? दास लोगों की। तो ये लोग क्या करते थे? और ये सारे व्यापार करने के लिए क्या करते थे? तो अपरिचित या ऐसे दूर देश में जाकर काम करने के लिए उनको क्या लगते थे? उनको दास लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये दास इनको कहाँ से मिलते थे? तो फ्रांस से। देखो इन्होंने क्या किया था फिर कि जैसे उनको क्यों तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के लिए अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी, और इस कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका क्या करते थे? दास व्यापार द्वारा इसको पूरा करते थे। तो दास व्यापार शुरू हुआ 17वीं शताब्दी में, ठीक है। और ये लोग क्या करते थे कि फ्रांसीसी सौदागर बंदरगाह तक अफ्रीकी तट पर जहाज़ ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से इन दास लोगों को खरीदते थे। दासों को दाग, कर एवं हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूस दिया जाता था और वहाँ उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। और दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाज़ारों में चीनी, कॉफ़ी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाले प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं। पर यह दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली ने इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया था। आ रही है बात समझ में? लेकिन अंत में 1794 में फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया, पर यह बहुत थोड़े समय के लिए रहा। और 10 वर्ष बाद जब नेपोलियन का राज शुरू हुआ तो उसने फिर से दास प्रथा को शुरू किया और उन्होंने क्या किया कि आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता उनको मिल गई और आखिरकार फ्रांस में सही मायने से दास प्रथा खत्म हुई 1848 में। और देखो नया शब्द है आपके इसमें, निग्रो। तो अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग जिनको अब इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उस वक्त उनका कर दिया जाता था निग्रो। समझ में आया बेटा दास प्रथा का उन्मूलन? अब हम आगे बढ़ते हैं। रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। देखो ये पूरा आपके किताब का पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये यहाँ पे दिया गया है। देखो, कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लॉथ्स पीपल वियर?
the language they speak, or the books they read. The years following 1789 in France saw many such changes in the lives of men, women, and children. The revolutionary governments took it upon themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice. One important law that came into effect soon after the storming of Bastille in summer of 1789 was the abolition of censorship in the old regime. All written material and cultural activities, books, newspapers, plays could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king. Now, the Declaration of the Rights of Man and Citizens proclaimed freedom of speech and expression to be natural right. Newspapers, pamphlets, books, and printed pictures flooded the towns of France, from where they traveled rapidly into countryside. They all described and discussed the events and changes taking place in France. Freedom of the press also meant that opposing views of events could be expressed. Each side sought to convince the others of its position through the medium of print. Plays, songs, and festive processions attracted large number of people. This was one way they could grasp and identify with ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about at length in texts which only a handful of educated people could read. बेटा ये पूरा पैराग्राफ आपके किताब में से ही लिया हुआ है, जिससे आपको समझना है क्रांति और रोज़ाना की जिंदगी. ठीक है ना. अब हम इसको समझते हैं. हिंदी में क्रांति और रोज़ाना की जिंदगी. क्या राजनीति लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? सन 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए. क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोज़ाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया. बास्तिल के विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति. प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित किया जा सकता था. परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया. परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वह तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची. प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे. प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की. नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग
जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का यह एक लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया होगा बेटा, अभी तक हमने जो फ्रांस की क्रांति पढ़ी तो उसमें से जो जो चीज़ें, जो जो कल्पनाएं बाहर उभर कर सामने आई, उसमें से ही मौलिक अधिकारों का या कुछ अधिकारों का जन्म हुआ। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि इसीलिए अगर अभी हम भारत का संविधान जब आप पढ़ते हो तो उसमें से जो हमें 6 मौलिक अधिकार मिले हैं उनका कहीं ना कहीं सीधा संबंध फ्रांसीसी क्रांति से है, क्योंकि फ्रांस में क्रांति हुई और उससे उन वहाँ के लोगों को जो अधिकार मिले, तो जो हमारे लोगों के लिए महत्वपूर्ण थे वो हमारे संविधानकर्ताओं ने हमारे संविधान में लिखित में लिखे। समझ में आया बेटा? अब हम बस हमारा लेसन समाप्ति की ओर ही है। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। In 1804, Napoleon Bonaparte crowned himself Emperor of France. He set out to conquer neighboring European countries, disposing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family. Napoleon saw his role as a modernizer of Europe. He introduced many laws such as protection of private property and a uniform system of weights and measures provided by the decimal system. Initially, many saw Napoleon as a liberator who would bring freedom for the people. But soon the Napoleonic armies came to be viewed everywhere as an invading force. He was finally defeated at Waterloo in 1815. Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe had an important impact on people long after Napoleon had left. The ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution. अब देखते हैं हम 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन उनका मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आया। और आप लोग तो ये जानते ही हो कि नेपोलियन बोनापार्ट भी पूरे विश्व को काबिज करने के लिए निकला था। पता है ना आप लोगों को ये चीज़, ठीक है ना? पर वो कहाँ का ये बना था? फ्रांस का। ठीक है, समझ में आया बेटा? अब
कल हम पढ़ेंगे बेटा, आप सब लोग के पास अगर किताब होगी तो आप लोग देखोगे आपके इसमें लिखा हुआ है ना ऐसा स्रोत ABCD, इंग्लिश में लिखा है सोर्स। तो ये जो सोर्स आपके किताब में दिए हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कल। अभी हमने लेसन को कंप्लीट कर लिया है और अभी लेसन का ही वो पार्ट है सोर्स, वो हम पढ़ेंगे कल और फिर कल हमारा लेसन समाप्त हो जाएगा। मैं आप लोगों को ना हर लेसन के नोट्स भी दे दूँगी बेटा, ठीक है। आई विल गिव यू ऑल द नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी लेसन in our social science book, and all of you know that there are 4 different books na, history, civics, geography and economics. I will give you the notes of history, and if you have any difficulty you can ask me in the time school time 11:30 to 5, ठीक है बेटा। ओके, so today we will conclude here. अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? अभी तक फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने क्या पढ़ा? मैं आपको ये बता देती हूँ, देखो हेडिंग्स। सबसे पहला फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। फिर इसके बाद हमने पढ़ा द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। फिर हमने पढ़ा फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। फिर हमने पढ़ा डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, और फिर हमने पढ़ा द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, और आखिर में हमने पढ़ा द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ एंड राइज ऑफ नेपोलियन। अब हम इसको हिंदी में समझते हैं। अभी तक हमने फ्रांसीसी क्रांति में क्या क्या पढ़ा? तो सबसे पहले हमने पढ़ा 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। फिर हमने पढ़ा क्रांति की शुरुआत। फिर हमने पढ़ा फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। फिर हमने पढ़ा क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, और फिर हमने पढ़ा दास प्रथा का उन्मूलन, और आखिरी में हमने पढ़ा क्रांति और रोज़ाना की ज़िंदगी, और फिर हमने पढ़ा नेपोलियन का उदय, ठीक है। और कल हम क्या पढ़ने वाले हैं? आपकी किताब में जितने भी सोर्स या स्रोत दिए हुए उनके बारे में हम पढ़ेंगे कल, और फिर उसके बाद हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। और बेटा मैं चाहूँगी कि क्वेश्चन आंसर्स ना आप खुद ट्राई करो लिखने का, है ना। और मैं ये चाहूँगी कि क्वेश्चन आंसर्स ना आप खुद अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करो बेटा, है ना। कॉपी नहीं, किताब में जैसे दिया रट के लिखो, रट के मत लिखो आप क्वेश्चन के आंसर। आप पाठ को समझ के अपने शब्दों में अगर आंसर्स लिखोगे ना तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। All students listen. Question answers. You write question answers in your copy and in your own words. You don't copy from the book. Okay? And समझ में आ गया क्या बेटा? क्वेश्चन आंसर्स लेसन ख़त्म होने के बाद आपको इसके प्रश्न उत्तर अपने शब्दों में कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। और एक और बात,
मैं आप लोगों को ये हिस्ट्री का जो अपना फर्स्ट लेसन कल कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके नोट्स में भेज दूँगी, पीडीएफ भेज दूँगी मैं उसके, ठीक है ना। तो वो पढ़ के भी आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा और फिर क्वेश्चन आंसर्स आप अपने ओन वर्ड्स में कॉपी में लिखोगे। एक चीज़ और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर हर विषय की कॉपी आपको बनानी है अपने सुविधा के अनुसार। क्यों कॉपी बनानी है बेटा? क्योंकि बोर्ड में 5 मार्क्स होते हैं कॉपी के, है ना। तो हर विषय की कॉपी आपको बनाना ज़रूरी है। और एक और चीज़, समय समय पे आपको जो भी वर्क दिया जाएगा ना, वो आपको पूरा करना है। आ रही है ना बात समझ में? क्योंकि साल भर जो आपकी पढ़ाई चलेगी उसके ऊपर ही आपके मार्क्स निर्भर रहेंगे, ठीक है बेटा। तो आज हम यहाँ पे हमारा जो आज का टॉपिक था उसको ख़त्म करते हैं।